इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फैज अहमद फैज, जिसने कहा दुनिया के खातिर इश्क करो। दुनिया में जब से कविताएं लिखी जा रही हैं तब से आज तक शायद प्रेम पर ही सबसे ज्यादा कविताएं लिखी गई होंगी और भविष्य में भी सबसे ज्यादा कविताएं शायद प्रेम पर ही लिखी जाएंगी। ऐसे में किसी कवि के लिए यह बहुत मुश्किल काम होता है कि वह प्रेम कविताएं लिखे और कुछ नया लिख पाए। ठीक इसी जगह फैज अहमद फैज हमें पकड़कर झकझोर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना कुछ लिखा है सब कुछ प्रेम में डूबा हुआ लिखा है। और कमाल ये है कि बिल्कुल नया लिखा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने थोड़ा नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा लिखा है। उनकी शायरी की 1 2 नहीं 8 किताबें हैं। फैज को पढ़ते रहिए, हुचक हुचक कर रोते रहिए और आदमी से इंसान, इंसान से खुदा बनते रहिए। अद्भुत शायर हैं फैज। शायद ही उनसे पहले किसी कवि ने यह कहने की कल्पना तक की हो, मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। किसी प्रेम कविता में उनसे पहले इस तरह के भाव व्यक्त नहीं किए गए थे। यह फैज अहमद फैज के ही बस में था और उन्होंने यह बात ऐलान करके लिखा। किसी से बेहद टूट कर प्रेम करना और उसे पाने की इसलिए तमन्ना न रखना क्योंकि दुनिया बदलना है, मोहब्बत में इतने ऊंचे कद का त्याग शायद ही पहले कभी व्यक्त हुआ हो। यह फैज ही थे जिन्होंने निर्णायक स्वर में कहा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी राहतें हैं वस्ल की राहत के सिवा। पूरी दुनिया के लिए सोचने का पहली बार जज्बा मार्क्स ने दिखाया था और नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। फैज ने भी इसी लहजे में आह्वान किया, दुनिया के लिए इश्क करो। जरा सोचो, इससे पहले किसने कहा था दुनिया के लिए इश्क करो। शायद फैज पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने इश्क को डिसेंट्रलाइज किया है। वह इश्क को निजी संपत्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक ग्लोबल विजन के तौर पर देखते हैं। वह ऐसा करते भी क्यों ना, आखिर उन्होंने माना भी तो है कि इश्क ने उन्हें इंसान बनाया है। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जुझ तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, याशो हिरमान के दुख दर्द की मानी सीखे। मोहब्बत में जितने भी एंटी मूव्स हैं, कहने का मतलब जितने भी ऐसे कारक हैं जिन्हें हम दुख, विरह या तड़प के रूप में चिन्हित करते रहे हैं, फैज ने उन सभी कारकों को मोहब्बत के कालजयी लम्हों में तब्दील कर दिया है। सारे पात्रों की पारंपरिक परिभाषा बदल दी है। वह अपनी नज्म रकीब में कहते हैं, आ की वाबस्ता उस हुस्न की यादें तुझसे, जिससे इस दिल को परी खाना बना रखा था। आ की वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था। जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। जब आप फैज की शायरी से गुजरते हैं तो आपका दिल सिर्फ आपकी महबूब के लिए ही नहीं, समूचे कायनात के लिए धड़कने लगता है। दुनिया में जो भी सताया हुआ है
जो भी मजलूम हैं, आप उन सब के साथ खड़े हो जाते हैं। तब आपको जरा भी डर नहीं लगता है। इस बात को एक उदाहरण से जरा समझिए। बात 1989-90 की है। नेपाल में राजशाही के विरुद्ध जन आंदोलन छिड़ा हुआ था। यह बात पाकिस्तानी गायिका टीना सानी को पता चली तो वह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ नेपाल पहुंच गई। गौरतलब है कि टीना वैसे तो क्लासिक और अर्ध क्लासिक में बहुत कुछ गाती हैं, लेकिन वह जब भी अपने मन से या अपनी खुशी के लिए कुछ गाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ फैज को गाती हैं। टीना का यूट्यूब में एक रिकॉर्डेड कंसर्ट है जिसमें यह काठमांडू में एक खुली जगह पर पब्लिक के बीच वह फैज को गा रही हैं। तमाम लोग बैठे हैं और बहुत से लोग खड़े हैं। टीना फैज की नज्म से खुद अपार ऊर्जा ग्रहण करते हुए जबरदस्त जोश में दिख रही हैं। वह पूरे जोश में हुंकार भरती हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे जो लौह अजल में लिखा है। ठीक इसी समय ठाएं की आवाज़ से एक गोली आकर उस दीवार पर लगती है। टीना और उनके साजिंदे जिस दीवार के सहारे बैठे हैं, लेकिन न तो एक पल को टीना लड़खड़ाती हैं और न उनके श्रोता इंच भर टस से मस होते हैं। टीना और ऊंचे स्वर में अलाप लेती हैं। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और बिजली कड़कड़ कड़केगी। यह है फैज की शायरी का कमाल। यह है फैज की शायरी की ताकत। शायरी के इस ताकतवर योद्धा का जन्म पाकिस्तान के मौजूदा सियालकोट शहर में 13 फरवरी 1911 को हुआ था। फैज अंग्रेजी और अरबी में पोस्ट ग्रेजुएट थे। उन्हें उर्दू और पंजाबी भी आती थी। पंजाबी में भी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। फैज ने दुनिया के बारे में बहुत कुछ ऐसी किताबों से जाना जो किताबें उनके घर में मौजूद थीं और अक्सर अलमारी में छुपा कर रखी जाती थीं, जिससे पता चलता है कि फैज के माता पिता भी उन्हीं की तरह इनकलाबी थे। साल 1941 में उनकी पहली किताब नक्शे फरियादी छपी थी। फैज आजीवन मनुष्य और मनुष्यता के हक में अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहे। वह मजदूरों मजलूमों को जिंदगी भर ताकत देते रहे, उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। वह मजदूरों में अपनी ताकत का जज्बा अपनी शायरी से भरते थे। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। फैज की कविता में दुनिया के तमाम मुल्कों में बसे हुए बेसहारा लोगों, यतीमों की आवाज़ें दर्ज हैं। वे उम्मीदों की बात करते हैं, वे कल की बात करते हैं, वो खुशनुमा और खूबसूरत सुबहों की बात करते हैं। वे ज़िंदगी को क्षणभंगुर समझते हैं और इसका दिलो जान से स्वागत करते हैं। वो कहते हैं, ये धूप किनारा शाम ढले मिलते हैं दोनों वक्त जहाँ, जो रात न दिन, जो आज न कल, पल भर में अमर पल भर में धुआं, इस धूप किनारे पल दो पल। बचपन से ही फैज बहुत गंभीर थे। 1930 तक आते आते वे किसान और मजदूरों के हक की बात करने लगे थे, यहाँ तक कि उन्हें देशद्रोह के इल्जाम में जेल तक जाना पड़ा था। कई बार देश छोड़ना पड़ा और दूसरे मुल्कों में शरण लेनी पड़ी। 1936 में उन्होंने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। 1942 में वे सेना में भर्ती हो गए और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक जा पहुँचे। विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान में रहना मंजूर किया, लेकिन कश्मीर की लड़ाई से क्षुब्ध होकर सेना से इस्तीफा दे दिया। वे आदम ए लतीफ़ के प्रधान संपादक भी रहे। कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाई और फिल्मों में कुछ गीत भी लिखे या उनके गीत इस्तेमाल किए गए। फैज की यूएसपी यह है कि वे हर किसी के पसंदीदा शायर हैं, पीढ़ी चाहे आज की हो या कल की या फिर आने वाली कल की। फैज इस आने वाली पीढ़ी के भी पसंदीदा शायर रहेंगे। एक सच्चे क्रांतिकारी की तरह फैज हर व्यवस्था के लिए चिंता का सबब रहे। सादत हसन मंटो की तरह पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ भी ताउम्र प्रेम और घृणा का सलूक किया। कभी उनसे इतना घृणा दर्शाई गई कि कोई भी जानकर यह दंग रह जाए, और कभी इतना प्रेम दर्शाया गया कि निशान इम्तियाज जैसा तमगा भी उन्हें दिया गया। उन पर रावलपिंडी षड्यंत्र में भागीदार होने का
आरोप लगाया गया, लंबा कारावास भोगना पड़ा, फिर भी जेल में रहते हुए भी फैज पूरी दुनिया को प्रभावित करते रहे। उन्हें 1962 में रूस के लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि मरने के बाद 1990 में पाकिस्तान ने उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशानी इम्तियाज दिया। जेल भेजा जाना, सजा कम होना या सजा को माफ कर दिया जाना अथवा देश से बाहर निकाल दिया जाना या सम्मानित करके कैबिनेट मंत्री का ओहदा दे देना, फैज अहमद फैज के साथ इस तरह के मजाक ताउम्र चलते रहे। लेकिन ऐसी किसी भी हरकत से न तो उनकी कलम की आग ठंडी पड़ी और न ही उनका अंदाज बदला। यह भी मज़ेदार है कि फैज ने अपना बेहतरीन और बहुत कुछ या तो सलाखों के भीतर रहते हुए लिखा या निर्वासन के दौर में लिखा। फैज सही मायनों में पूरी दुनिया के दुख दर्द के कवि थे, इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन के मुक्तिकामियों के लिए भी कविताएं लिखी और बांग्लादेश के आंदोलन कर्मियों के लिए भी, जबकि पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश में जुर्म ढा रही थी। फैज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के काफ़ी नज़दीक थे। भुट्टो ने ही उन्हें अपने कार्यालय में मंत्री बनाया, लेकिन जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और भुट्टो को फांसी हो गई तो फैज एक बार फिर से दरबदर हो गए। फैज अपने जीवित रहते हुए भी भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में उतने ही मशहूर थे जितने कि आज हैं। वे अदब की समूची दुनिया में बेहद मकबूल कवि हैं। भले वह अपनी शायरी अच्छे से खुद नहीं सुना पाते थे, मगर जिस भी मुशायरे में फैज मौजूद होते थे उनसे ज़्यादा मोहब्बत शायद ही किसी और को मिलती रही हो। उनके सम्मान में इस्लामाबाद विश्वविद्यालय ने साल 1981 में एक भव्य आयोजन किया था, जिसे अरसे तक याद रखा गया। इस मुशायरे के मंच से ही फैज ने कहा, दुनिया के खातिर इश्क करो। महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार न देकर जिस तरह नोबेल पुरस्कार कमेटी ने अपना अपयश कमाया है, उसी तरह फैज को भी नोबेल न देकर उसने बदनामी झेली है। यह भी कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस तरह पाकिस्तान की सरकार बार बार उनके साथ कभी मेहरबान होती रही और कभी उन्हें परेशान करती रही, उसी तरह 20 नवंबर 1984 को जब लाहौर में उनकी मृत्यु हुई, इसके पहले उन्होंने आखिरी खबर ये सुनी थी कि उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ है। जिस समय उनकी मौत की खबर आई, उसके पहले रेडियो पाकिस्तान में उनकी एक नज्म बज रही थी, गुलों में रंग भरे यादें नौबहार चले, गुलों में रंग भरे वादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।